तो अब अपन लोग देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म से यह समझने की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म से यह समझने की बात कर रहे हैं हम लोग कि आप देख सकते हो कि जब शुरुआत में प्लांट का इवोल्यूशन हो रहा था तो प्लांट उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, है ना। उनके जो पार्ट्स थे वह डिफरेंशिएटेड नहीं हो सक रहे थे रूट, स्टेम एंड लीव से। कहने का अर्थ यह मैं बोल सकता हूँ कि जो प्लांट है वो, अगर मैं प्लांट को देखूंगा तो मेरे को ना रूट समझ में आएगा, ना लीव समझ में आएगा, ना रूट समझ में आएगा उसमें से क्या है। आप देख सकते हो, अगर मैं, आप एक चीज़ को मान सकते हो, एक आटा आपने लिया और उस आटे को आपने गूँथ लिया। आटे गूँथने के बाद आपके पास चीज़ें कैसे रहती है, आप कुछ बता सकते हो कि इससे क्या बनने वाला है। आप उसको बाद में शेप देते हो, जैसे कि पराठा बनाना है तो पराठा बनाएंगे, पूड़ी बनाना है तो पूड़ी बनाना है, रोटी बनाना है तो रोटी बनाना है, ठीक है। तो आप उसको शेप नहीं दे, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि क्या बनने वाला है। उसी प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि प्लांट भी शुरुआत में ऐसा ही थे, हमको रूट समझ में नहीं आ रहे थे, हमको रूट समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन सा पार्ट रूट है, लीफ थे, है ना, समझ में नहीं आ रहे थे कौन से, और स्टेम कौन सा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। कहने का अर्थ ये है, इस बॉडी को हम लोग बोल रहे थे थैलस बॉडी। क्या बोल रहे थे? थैलस बॉडी। तो थैलस बॉडी क्या होता है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ ना, एंजियोस्पर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। थैलस क्या हो गया कि प्लांट्स जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं रहेंगे, प्लांट्स आर not differentiated into root, stem and leaf। तो रूट, स्टेम और लीफ में प्लांट्स डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे थे, ठीक। उसके बाद तो जो शुरुआत ग्रुप में, तो इस कारण से एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया थैलोफाइटा। क्या बोला गया? थैलोफाइटा, जिसमें थैलस वालों को ही रखा गया, जिसकी प्लांट बॉडी थैलस की थी, ठीक है, थैलस जैसी थी, है ना। अब देखो, मैं पिछला वाला हिस्सा तो आपको लोगों को नहीं पढ़ा सकता, मैं एंजियोस्पर्म पकड़ा इसलिए एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा, ठीक। इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा आइडिया होगा तो सबसे पहले आप समझ सकते हो कि एल्गी आए होंगे, ठीक। एल्गी में फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी थी, इनका भी स्ट्रक्चर थैलस जैसे था, है ना। उतना अच्छे से हम लोग को रूट, स्टेम, लीफ हम लोग नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ, इसके बाद फोटोसिंथेटिक थे, कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे वह मॉइस्चर कंडीशन में शेडेड प्लेसेस में डेवलप हो रहे थे, उनको हम लोग क्या बोल दिए? ब्रायोफाइट्स। क्या बोल दिया? ब्रायोफाइट्स। क्या बोल सकते हो इनके बारे में कि ये थोड़ा शेडेड पोर्शन में डेवलप हो रहे थे और थोड़ा सा जहाँ पे मॉइस्चर था वहाँ पे यह डेवलप हो रहे थे। लेकिन मैं बोल सकता हूँ इनमें भी डिफरेंशिएशन नहीं था कि रूट, स्टेम, लीफ नहीं बता सकते थे। इनका जो टोटल बॉडी था वो प्लांट टिश्यू से बना हुआ था, जिसको अपन लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा कुछ नहीं, एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। पैरेन्काइमा क्या हुआ? एक थिन वॉल्ड राउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट लिविंग टिश्यू है ना। अब मेरे को पता है कि सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से आपका टिश्यू करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वैसे ही अगर मैं टिश्यू की बात करूँ, प्लांट में एक प्रकार का टिश्यू होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, लिविंग टिश्यू होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा। इसका जो वॉल होता है वो थिन होता है, राउंडेड होते हैं, ठीक। इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। तो इनकी बॉडी थी ना, वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू की थी। अब आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े हो गए, इस कारण से अब ये सब तो आपको थोड़ा बेसिक पता ही होगा। नहीं आया तो 12 की बुक खोल के पढ़ लेना, पहले से बता रहा हूँ, ठीक। तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए, इसमें हम लोगों को पैरेन्काइमेटस बॉडी देखने को मिला, थैलस डिफरेंशिएटेड नहीं था रूट, स्टेम एंड लीफ में, ठीक। तो ये थोड़ा चीज़ें हम लोगों को देखने को मिला।
केवल चीज़ों को समझते जाओ कि फोटोसिंथेटिक इसका भी बॉडी थैलस था, ये भी बॉडी थैलस था। रूट स्टेम एंड लीफ हम लोगों को देखने को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। ठीक, इसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स के बाद हम लोगों को देखने को मिला ऐसे प्लांट्स जिसमें रूट स्टेम एंड लीफ हम लोग के पास धीरे धीरे आने लग गए। ठीक, लेकिन उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे जितने हम लोग आज देख सक रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एल्गी ब्रायोफाइट्स में जाने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि इन ब्रायोफाइट्स के पास वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने में कोई ऐसे टिश्यू डेवलप नहीं हुए थे। जैसे कि मैं बोलूँ जाइलम डेवलप नहीं हुए थे। आपको पता है कि जाइलम वाटर कंडक्शन में मदद करते हैं, रूट अब्जॉर्ब करता है, उस पानी को हर एक लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है ना। लीफ खाना बनाते हैं, उसको सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बेसिक पार्ट है बॉडी का। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स में ऐसे वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिले। इस चीज़ को आप अच्छे से जान लो, एल्गी में भी वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिले। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बाद हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स में आए जिसमें हम लोगों को थोड़े थोड़े वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, लेकिन पूर्णतः डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिले। पूर्णतः वैस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए थे। जाइलम तो थे, लेकिन जाइलम के जो मेन पार्ट्स आज एंजियोस्पर्म में है वो टेरिडोफाइट्स में नहीं थे। ठीक, वो टेरिडोफाइट्स में बिल्कुल ही नहीं थे। ठीक, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा कुछ दिक्कत होगा तो आप बताते जाना। ठीक, तो टेरिडोफाइट्स में थोड़ा सा वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लग गए। ठीक, इनका जो प्लांट था वो हम डिफ्रेंशिएट कर सक रहे थे। रूट स्टेम और लीफ में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतना अच्छा क्लियर डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसको अपन लोग बोले जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में हम लोगों को, अब देखो एक बात और बता सकता हूँ, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे से देखने को नहीं मिले। फ्लावर टेरिडोफाइट्स में देखने को नहीं मिले। हम लोग आज फ्लावर देख सकते हैं ना, वो एडवांस्ड प्लांट पहुंच गए। ब्रायोफाइट्स में भी हम लोगों को फ्लावर देखने को नहीं मिला। एल्गी में भी हम लोगों को बिल्कुल फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में हम लोगों को देखने को भी नहीं मिला। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, है ना, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। ये बात बोल रहा हूँ, याद रखे ना, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उतना अच्छे से डेवलप नहीं थे। मतलब थे तो बोल सकता हूँ थे, लेकिन उतने अच्छे से कुछ स्ट्रक्चर जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोगों को देखने को नहीं मिले, जो आज के प्लांट्स में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स इनके कुछ ग्रुप्स में हम लोगों को देखने को मिल गए। मतलब धीरे से जाइलम का डेवलपमेंट कुछ ग्रुप्स में देखने को मिल गए। ठीक है, एडवांस्ड प्लांट के। लेकिन मैं बोल सकता हूँ इसमें वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगे हैं। ठीक, इसमें कम स्ट्रक्चर्स थे, इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स थे। ठीक, जिम्नोस्पर्म के बाद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में जो आज हम लोग मॉडर्न प्लांट्स बोल रहे हैं, जिसमें हम लोगों को क्लियर डिफरेंशिएशन, एक फ्लावर देखने को मिलता है, हमको लीफ देखने को मिलता है, हम लोगों को रूट देखने को मिलता है। तो हम लोगों को क्लियर डिफरेंशिएशन हम लोगों को देखने को मिला, और एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हम लोगों को डेवलप होने में दिखे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लावर। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको आप जान लो। एक प्लांट के पास एक स्टेम होता है, आपको पता है, रूट होता है। रूट का काम क्या है कि वह प्लांट को बिल्कुल अच्छे से ज़मीन से गड़ा करके रखे रहे और वाटर अब्जॉर्प्शन में मदद करे। लीफ का काम क्या है कि वह फोटोसिंथेसिस, अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो वह फोटोसिंथेसिस करके प्लांट में फूड का मैन्युफैक्चर करेगा, और वह डिफरेंट प्लांट्स में डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो इस एंजियोस्पर्म में हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और यह फ्लावर ने कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में डेवलपमेंट किया है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलो, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दो। अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप मेरे को बता दो।
है ना। 2 मिनट देता हूँ, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत है तो बताना। चलो ठीक, आगे बढ़े। मेरे ख्याल से अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी को आया होगा तो पूछ लेना। ठीक, तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, इस लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इनमें होने वाले रिप्रोडक्शन को। ठीक है, इनमें होने वाले अपन लोग रिप्रोडक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग रिप्रोडक्शन देखने की कोशिश करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी को अपन लोग बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। नोट्स बनाता क्या भाई? तो एम्ब्रियोलॉजी अपन किसको बोलेंगे? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर अपन लोग देखने की कोशिश करें, सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन में यह वाले पार्ट, ये वाला पार्ट होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट अपना एक नया कॉपी बनाए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग प्लांट्स जस्ट एक अपना कॉपी बनाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना स्वयं का सेम टू सेम एज इट इज कॉपी बनाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक, सेम टू सेम एक कॉपी बनाए, उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी मैं अगर बात करूं तो इसमें वाकई में वो जो स्पीशीज है ना, वो जो स्पीशीज है वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और अपने मल्टीप्लिकेशन से स्वयं का नंबर इंक्रीज कर पा रहा है। इस कारण से मैं इसको क्या बोलूँगा? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा एक नया कॉपी स्वयं का बनाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक, आया। और एक उस ऑर्गेनिज्म स्वयं अपने आप को मल्टीप्लिकेट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस में क्या होता है कि स्वयं जो स्पीशीज़ है वो अपने आप को मल्टीप्लिकेट करता है। और एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ, यह इंडिविजुअल जो है अपने पुराने पार्ट्स को अपने से गिरा देता है और या फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ओल्डर पार्ट्स को जो प्लांट है वह डाई कर देगा, डेथ करवा देगा, और मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्वयं अपने आप को नया मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास, अगर हम लोग एक प्लांट को देखें, उसमें हमारे पास स्टेम है, लीफ है,
और रूट है। आज मॉडर्न प्लांट्स की बात करें जिनको हम लोग एंजियोस्पर्म बोल रहे हैं, तो हमको एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? फ्लावर। तो अगर मैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो हमारे पास कुछ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और उस फ्लावर के पार्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन वाकई में अगर मैं फ्लावर की बात करूं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो है, ठीक, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर तो है, लेकिन यह फ्लावर एक्चुअल में है क्या? ये एक शूट में प्रेजेंट रहता है, शूट, स्टेम शूट में प्रेजेंट रहता है, और ये जो शूट है यही मॉडिफाई होकर के एक फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्लावर कुछ है नहीं, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है। फ्लावर है क्या? ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है। ये आप लिख लो, ये वाकई में मॉडिफाइड स्टेम तो है, और क्या? स्टेम में प्रेजेंट है, तो स्टेम मॉडिफाई होकर के मॉडिफाइड स्टेम बना दिया है। ठीक, एक फ्लावर के बारे में बात करें तो एक फ्लावर में हमारे पास होता क्या है कि जो फ्लावर का ऐसे स्टॉक वाला पोर्शन होता है, इनको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलेंगे? पेडिसल। ठीक, अब इस पेडिसल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें इस प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रेस्ट करते हैं। इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। इस पोर्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे? थैलेमस। ठीक, कभी कभी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे जिसको हम लोगों ने देखा होगा, ऐसे पंखुड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी इस प्लांट में। ठीक, ऐसे पंखुड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी इन प्लांट्स में, इन फ्लावर्स में। इस फ्लावर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। इसका हम लोग क्या बोलेंगे? पेटल्स। है ना? अब इस वाले प्लांट में हम लोगों के पास दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। उस फ्लावर को अपन लोग बोलेंगे, उस पार्ट को बोलेंगे अपन लोग ओव्यूल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा हूँ। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट में ये जो ओव्यूल है, यह कुछ इस तरह से इस थैलेमस में अटैच्ड रहता है। ठीक, इस थैलेमस में इस तरह से अटैच्ड रहता है। ठीक, अब देखो बहुत सारे चीज़ें हो सकती है कि इस थैलेमस से और मेल ऑर्गन्स देखने को मिल सकते हैं आपको, है ना? और इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कंप्लीट बोलेंगे हम लोग ओव्यूल। और इस ओव्यूल के पार्ट्स की बात करें, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके 3 पार्ट होंगे। अपर पार्ट को कहलाएंगे, ये थोड़ा सा बल्बस स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाएगा स्टिग्मा। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोला जाएगा स्टाइल। ठीक, और एक स्वॉलन पोर्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें बोला जाएगा अपने को ओवरी। आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर के लिए एक टर्म यूज कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। ये एक्चुअल में गाइनोशियम है, ओव्यूल बोलना भी सही नहीं है, ये एक्चुअल में गाइनोशियम है। ठीक,
तो ये पूरे पार्ट्स जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनको हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम। ये किसके पार्ट्स हुए? ये आपके गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस स्वॉलन पोर्शन में हमारे पास ओवरी प्रेजेंट रहेंगे, इतना तो पता है आप लोगों को, इतना तो पहले पढ़ लिए होगे ना, कि कभी नहीं पढ़े हो। ठीक, तो ये हम लोगों को ऐसे इस प्रकार से ओवरी देखने को मिलेगा। अभी मैं मोटा मोटी बना रहा हूँ बस, बाकी मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बताते जाऊँगा। तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं? गाइनोशियम। ओव्यूल मत लिखना, गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें प्रेजेंट रहेंगे आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बोला जाएगा एंड्रोशियम। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बोला जाएगा एंड्रोशियम। ठीक, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को जो मैं बता रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? एंड्रोशियम। एक और आप लोग एक बात कर सकते हैं कि इस फ्लावर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसको अपन लोग बोलेंगे सेपल्स। क्या बोलेंगे? सेपल्स। और ये पूरा अरेंजमेंट है फ्लावर का, जिसमें अपेंडेंजेस प्रेजेंट रहेंगे, जो इसको मैंने रेड में बनाया है, इनको बोला जाएगा पेटल्स। तो एक फ्लावर के मुख्यतः मेनली 4 पार्ट होंगे: पेटल्स, सेपल्स, और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग एंड्रोशियम और क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोलते हैं। तो ये बात फ्लावर की हो गई। तो हम लोग सबसे पहले अब रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो हम लोग पेटल सेपल्स की बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। जब तक कि आप लोग इसको बना लो, तो एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब इनके पार्ट्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगर मैं एंड्रोशियम देखूं, इसका एक सिंगल यूनिट कहलाएगा क्या? एक सिंगल यूनिट कहलाएगा स्टेमन। क्या कहलाएगा? एक सिंगल यूनिट क्या कहलाएगा? अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या बोलेंगे अपन लोग? एंड्रोशियम। अगर मैं इसका एक सिंगल यूनिट की बात करूं, किससे वह मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेमेंस। तो स्टेमेंस कुछ नहीं है, स्टेमेंस केवल यूनिट है एंड्रोशियम का। ठीक, तो और इन स्टेमेंस को हम लोग टेक्निकली माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। इसके यूनिट्स को क्या बोलेंगे? स्टेमेंस। और इस स्टेमेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल से कहने का अर्थ यह है कि इसके यूनिट्स स्टेमन रहेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक, अगर मैं एक स्टेमन की बात करूं, तो स्टेमन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, उन 3 पार्ट्स को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, हमारे पास स्टेमन में कुछ ऐसे लोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। हमको एक लोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथर। देखो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? एंथर। यह जो एंथर है, यह
बेस से, फ्लावर के बेस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। एक को क्या बोलेंगे अपन लोग? एंथर। अब ये फिलामेंट इस एंथर से जिस पॉइंट से अटैच रहेगा उसको बोलेंगे अपन लोग कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। तो एक स्टेमेन के टोटल 3 पार्ट, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ठीक, चलो इसको मिटाओ। अब देखो, इस कनेक्टिव में वेस्कुलर सप्लाई रहेगा, तभी तो यह एंथर को कुछ ना तो कुछ मिलेगा। अब देखो, ये एंथर जो है ये फ्री होता है, एंथर फ्री हो गया, ये फिलामेंट अटैच्ड रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखे रहो, फिलामेंट अटैच्ड रहेगा, एंथर फ्री रहेगा। इसको तो आपको पता है। अरे भाई ये अटैच्ड है ना, ठीक। अगर एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट रहेंगे, लोब्स कहने का मतलब यह है कि ये कुछ ऐसे बल्बस लाइक स्ट्रक्चर अगर 2 फॉर्म पे प्रेजेंट रहेंगे तो मैं क्या बोलूँगा कि एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट है, और इस एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड। क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड। इस एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड। इस एंथर को अपन लोग क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड। तो अगर एंथर, जनरली जो एंथर है वह बाइलोब्ड कहलाता है कि 2 लोब्स प्रेजेंट रहेंगे। देखो ये लोब लाइक स्ट्रक्चर मैंने 2 बना दिया एक, ठीक। इस 2 लोब लाइक स्ट्रक्चर में अब एंथर की स्टडी अपन लोग करने की कोशिश करेंगे। इस 2 लाइव स्ट्रक्चर में हर एक लोब में एक पॉलन सैक प्रेजेंट रहेगा। पॉलन सैक कहने का मतलब ये है कुछ एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और इसमें ही, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में वो, जैसे कि अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें, मेल के पास स्पर्म होता है, वैसे ही इनके लिए कहलाएगा स्पर्म, लेकिन हम लोग प्लांट में यूज करते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्पोर्स। तो इन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे एक लोब में 2 पॉलन सैक, तो टोटल मिलाकर के कितने पॉलन सैक? 4 पॉलन सैक। एक लोब में हमारे पास कितने रहेंगे? 2 पॉलन सैक। एक लोब में हमारे पास 2 पॉलन सैक। इसमें पॉलन ग्रेन्स रेडी रहेंगे, ठीक। देखो, अब एक और बात बोल सकता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में कि एक लोब में 1-2 चैम्बर प्रेजेंट रहेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सैक। एक लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट रहेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सैक, ठीक। तो एक लोब में 2 पॉलन सैक, तो 2 लोब में 4 पॉलन सैक। ठीक है, तो 4 पॉलन सैक वाले को अपन लोग बोलेंगे, ये टोटल 4 पॉलन सैक होंगे 2 लोब में, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक, तो टेट्रास्पोरेंजिएट लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलेंगे? तो टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 पॉलन सैक वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक, अब देखो एंथर बाइलोब्ड है, इसके लिए प्लांट्स में यूज किया जाता है एक शब्द जिसका अपन लोग बोलते हैं
डाइथिकस। तो डाइथिकस शब्द से आप समझ जाइए कि एंथर 2 लोब्ड है। अगर एक लोब प्रेजेंट रहेगा इनको अपन लोग क्या बोलेंगे, मोनोथिकस। अब आप देखो जो मोनोथिकस है वो एक ग्रुप में पाया जाता है जिसको अपन लोग बोलते हैं मालवेसी। तो मालवेसी जो है कॉटन फैमिली है, कॉटन वाले ग्रुप आएंगे। आप चाइना रोज देख पाते हो, दसमत का फूल देख पाते हो, वो मालवेसी में आता है। उसमें कंडीशन कैसा रहती है, मोनोथिकस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी का, ध्यान पे रखते जाइए आप लोग। ठीक, अब देखिए एक लोब प्रेजेंट है तो 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, एक लोब प्रेजेंट है तो 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। इस कारण से अब इस स्थिति में टेट्रास्पोरेंजिएट ना होकर के बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा मालवेसी में। तो मालवेसी में बाइस्पोरेंजिएट लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो 2 चैम्बर्स 2 पोलन सैक किस में होंगे, मालवेसी में। 4 पोलन सैक किस में होंगे, एक कॉमन ग्रुप की बात कर देता हूं जिसमें मैं बोलूँगा, एक एग्जाम्पल की बात करूं जिसमें टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये एक ग्रुप है जिसको अपन लोग बोलते हैं कैप्सिला, एक जीनस है कैप्सिला। इसको हम लोग शेपर्ड पर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेपर्ड पर्स। अब आप देखो कैप्सिला जो है वो एक ग्रुप का मेंबर है, एक फैमिली है, उसका एक मेंबर है जिसका नाम है क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी में मस्टर्ड, ये सब जो आते हैं, मस्टर्ड, कैबेज, अरे बंदी है ना, मस्टर्ड, सरसों, ये ग्रुप में रखा जाता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्रूसीफेरी। इस क्रूसीफेरी में एक ग्रुप, एक मेंबर आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं कैप्सिला। ठीक है, कैप्सिला। अगर आपको देखना है तो कैप्सिला आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कैप्सिला के बारे में। ठीक, शेपर्ड पर्स बोलते हैं इनको हम लोग, शेपर्ड पर्स। अब आप देखो जब मैं किस एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात करूंगा पूरे चैप्टर में तो मैं क्या बोलूँगा, वो इनडायरेक्टली जनरली बोल दिए ना, जनरली ये स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो आप, या फिर जनरली कैप्सिला में प्रेजेंट रहेगा। तो आप आंख बंद करके मान लो कि जो एंजियोस्पर्म में जो कॉमन जो स्ट्रक्चर की बात किया और मैंने उसका एग्जांपल कैप्सिला दिया, तो आप मान के चलना पूरे एंजियोस्पर्म में वह जनरली प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एंथर बाइलोब्ड डाइथिकस है, इसका अर्थ यह है, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। तो मैं पूरे एंजियोस्पर्म में जनरल बात करूँ तो पोलन जो ग्रेन जो एंथर है उसमें बाइलोब्ड या टेट्रास्पोरेंजिएट 4 पोलन सैक और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन पाएगा जनरली। कैप्सिला लिख दिया ना, इस कारण से जनरल जो है वो उसमें 4 जनरली एंजियोस्पर्म में 4 पोलन सैक पाए जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक। अब इस चैम्बर का अपन लोग पोलन सैक भी बोल रहे हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। इस पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स बिल्कुल अच्छे से बैठे होंगे। पोलन ग्रेन्स कुछ है नहीं, ये जैसे कि हम लोग स्पर्म की बात करते हैं वैसे ही प्लांट्स में हम लोग पोलन ग्रेन की बात करते हैं। तो इस पोलन सैक में हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेगा, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो शब्द जहाँ पे आ गया आप समझ जाना कि वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। हो गया, तो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, इसलिए टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। इसमें 2 प्रेजेंट है, इस कारण से हम लोग को 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल गए। मालवेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर मैं बात करूं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा एक ग्रुप में जिसको मैं बहुत टेस्ट में पूछता हूं, उसका नाम है एरिथोबियम। तो एरिथोबियम में एक माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन या मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगा। तो टेट्रास्पोरेंजिएट कैप्सिला में देखने को मिला जनरली एंजियोस्पर्म में, और
अपने को बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर मालवेसी में देखने को मिला और मोनोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हम लोग को एरेथ्रोबियम में देखने को मिला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एक एंथर का स्ट्रक्चर, और एक एंथर के स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे। ठीक, मैं 15 मिनट मेरे पास है। अगर मैं एक एंथर के स्ट्रक्चर करूं तो अगर हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को कोशिश करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे जिनको हम लोग बोलेंगे, हमारे पास टोटल 4 पॉलन सैक प्रेजेंट रहेंगे। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है, एक एंथर का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 4 पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, पॉलन सैक देखने को मिलेंगे। अब आप देखो, इसी स्ट्रक्चर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पूरा डायग्रामेटिक पढ़ते हैं हम लोग प्लांट डेवलपमेंट, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। ज़्यादा नोट्स वोट्स कुछ देखने को लिखने, प्लांट हमेशा ही डायग्राम से पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है। तो 4 पॉलन सैक स्ट्रक्चर हम लोगों को, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, देखने को मिलेगा। ठीक, तो अपने को 4 पॉलन सैक देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपके कुछ पॉलन स्ट्रक्चर। इसमें अपने को टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बनाने, तो ये मैं आपके सामने 4 पॉलन सैक बना दिया। जनरल बना रहा हूँ ना, आउटलाइन बस। ये अब मेरे पास 4 पॉलन सैक है। इस पॉलन सैक में क्या प्रेजेंट रहेंगे? आपके पॉलन ग्रेन्स। ठीक, अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक स्ट्रक्चर को यहाँ से निकाल रहा हूँ, अंदर की स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूँ। एक स्ट्रक्चर को यहाँ से निकाल रहा हूँ और इसका डिटेलिंग मैं यहाँ पे करूँगा। ये एक स्ट्रक्चर को निकालने के बाद कहने का अर्थ है कि बाकी स्ट्रक्चर्स भी हमको ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर मैं अगर निकालूं, तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर को डिटेल करूं, ठीक, सबसे आउटर लेयर से स्टार्ट करेंगे, यहां से देखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, और ये अंदर पॉलन सैक की तरफ जाऊंगा। ठीक, तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, एक पॉलन सैक बना रहा हूं ना, ये वाला स्ट्रक्चर भी ध्यान पे रखे रहेंगे आप लोग। ठीक, तो आउटर मोस्ट लेयर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे? रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगा इस एंथर का, अपन लोग क्या बोलेंगे उसको? एपिडर्मिस। थोड़ा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट रहेगा, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर।
ठीक, तो एक सिंगल लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, कौन? एपिडर्मिस। बाद में एक्सेप्शंस को देखेंगे, पहले तो हम चीज़ों को समझ जाइए। ठीक, चलो, इसके जस्ट नीचे पे एक थिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक थिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इस थिक स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलेंगे एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। इसका प्रॉपर्टी यह है कि यह थिक स्ट्रक्चर रहेंगे। क्या रहेंगे? थिक स्ट्रक्चर रहेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। अब इस पॉलन ग्रेन में, इस पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, यह पॉलन ग्रेन्स इसमें प्रेजेंट है। अब देखो, ये पूरा एंथर फूटेगा तो उस चैम्बर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इस एंथम से, इस पॉलन सैक से जब ये पूरा एंथर फूटेगा, फूटने को अपन टेक्निकली बोलते हैं डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? डेहिसेंस। तो डेहिसेंस का अर्थ यह हुआ कि एंथर जब एक दूसरे से बर्स्ट हो जाए, एंथर जब बर्स्ट होगा, और बर्स्ट जिस स्ट्रक्चर से होगा वो स्ट्रक्चर है ये वाला। ये जो वॉल है यहाँ का, ये थोड़ा सा थिन होता है। थिन होने की वजह से यहीं से एंथर फूटता है और इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं स्ट्रोमियम। ठीक, ठीक। अब देखो इस एंडोथीसियम की खासियत, यह थिक क्यों हुआ है? देखो, एंडोथीसियम जो है, एंडोथीसियम जो है, इसका जो आउटर वॉल रहता है वो थोड़ा सा थिन रहता है। और इस सेल, एक सेल की बात कर रहा हूँ, और इनर वॉल की बात करूँ तो ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, थिक होता है। अब इसकी थिकनेस का राज यह है, इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं कैलोस। क्या बोलते हैं? कैलोस। तो कैलोस इसकी थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके? एंडोथीसियम के। कुछ जगह यह थिकनिंग एब्सेंट होती है, यह जो कैलोस का थिकनिंग एब्सेंट होती है, इस एब्सेंट वाले रीजन को अपन लोग बोलते हैं स्ट्रोमियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमियम। ये थिक स्ट्रक्चर है, कैलोस प्रेजेंट है। अगर कैलोस में बात करो, अल्फा कैलोस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये थिकनिंग जो है वह किसमें प्रेजेंट है? एब्सेंट है स्ट्रोमियम में। इस कारण से एंथर स्ट्रोमियम से फूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे थिकनिंग नहीं है। ये थिन वॉल्ड हो गया, बाकी थिक स्ट्रक्चर हो गया। तो जब फूटना रहता है, डेहिसेंस करना रहता है, तो स्ट्रोमियम से फूटता है। तो एंडोथीसियम जो है वह एंथर के डेहिसेंस में मदद करता है। इसी डीबीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम? एंथर डेहिसेंस। दूसरा बात, यह जो एंडोथीसियम है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का रहेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर में प्रेशर क्रिएट होंगे, तो यह एंथर फूटेगा कहाँ से? स्ट्रोमियम से। हो गया इतनी बात। ठीक, इस एंडोथीसियम में कुछ फाइब्रस थिकनिंग भी देखने को मिल जाएगा, फाइबर लाइक थिकनिंग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो 5 ही मिनट बचा है बस, नेक्स्ट क्लास है ना यहाँ पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेयर में आएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट लेयर है उसमें प्रेजेंट रहेंगे लेयर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे? लेयर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस सेल्स बताया आपको, थिन वॉल्ड लिविंग टिश्यू है। थिन वॉल्ड लिविंग टिश्यू सिंपल टिश्यू के अंदर आता है प्लांट। अगर आपको टिश्यू में दिक्कत हो रही है, आप एनसीईआरटी निकाल करके प्लांट टिश्यू पढ़ लीजिए, पहले से बता रहा हूँ, है ना।
अब मैं 12वीं थोड़ी पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक। तो इसके जस्ट बाद लेयर्स हमारे पास आएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे, जो कि पैरेन्काइमेटस लेयर का बना रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर्स। क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर्स। सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक बना रहा हूँ, लेकिन ये मिडिल लेयर्स 2 से 3 वॉल्ड लेयर के रहेंगे, 2 से 3 वॉल्ड लेयर्स के रहेंगे। मतलब ये एक लेयर है लेकिन 2 से 3 लेयर रहेंगे। आप लोग बना लो, ठीक। बना देता हूँ तो बोलोगे कि सर नहीं बनाए। ये अटैच रहेंगे ना इस एंडोथीसियम में, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको अलग अलग करके सिंपल बना रहा हूँ। मैं ग्रुप पे बहुत अच्छे से डायग्राम भेज दूंगा, और लेकिन कॉन्सेप्ट केवल यही सब रहेंगे। तो ये 2 से 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक। चलो, इस 2 से 3 लेयर मिडिल लेयर्स में भी जो सबसे अंदर वाला लेयर रहेगा, इसको अपन लोग बोलेंगे टेपटम। टेपटम किसको बोले? इनर मोस्ट लेयर ऑफ मिडिल लेयर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर मोस्ट लेयर ऑफ मिडिल लेयर, ठीक। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो मिडिल लेयर नहीं रहेगा। इस चीज को आप ध्यान पर रखे रहना। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा मिडिल लेयर नहीं रहेगा। ठीक। तो टेपटम की बात करूं तो टेपटम का काम देख लो। जो टेपटम होता है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन का। यह न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा अंदर वाले स्पोर्स को। इस अंदर वाले स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कौन? इस अंदर वाले स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? टेपटम। ठीक। तो टेपटम इस अंदर वाले सेल्स को अब ये क्या बनाने वाले? अंदर में स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ये स्पोर्स बनाए नहीं है, फिर अब जन्म देने वाले ऐसे सेल्स जो स्पोर्स को जन्म देंगे उनको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो टेपटम क्या करेंगे? इस मिडिल लेयर का काम क्या है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू का काम क्या होता है कि वो फूड को स्टोर करके रखे रहते हैं। तो मिडिल लेयर्स फूड को स्टोर करके रखे रहेंगे, और उसी मिडिल लेयर का इनर मोस्ट लेयर उस फूड को पकड़ेगा और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ताकि यह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे जा कर के फीमेल एंथर के स्पोर्स बनाए, जिनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इसको मैं MMC लिखूंगा। इनको हम लोग बोले ये बनाएंगे क्या? माइक्रोस्पोर्स। ठीक। मैं आप लोगों को अपने लेवल पे बोलूँगा कि आप माइटोसिस पढ़ लो और मियोसिस पढ़ लो। मैं तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आप अपने लेवल पे थोड़ा सा तो पढ़ के रखो, है ना? ठीक। तो ये जो लेयर्स क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर्स। इतना तक किसी को कोई दिक्कत तो आप पूछ लो। देखो, एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको। हम लोगों के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब यह क्रोमोसोम, मेरे पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने तो ज़रूर पढ़ा होगा, यह क्रोमोसोम जो है एक मेरे को मेल पेरेंट से मिला है, एक मेरे को फीमेल पेरेंट से मिला है। कहने का मतलब है कि एक क्रोमोसोम मेरे पास मेरी माँ से आया है और दूसरा मेरे फादर से आया है, और ऐसे ही टोटल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं।
कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, किसमें? एक ह्यूमन में। ठीक, अब यह क्रोमोसोम्स, अब देखो ऐसा होता है कि 46 क्रोमोसोम है, इसमें से एक मेल से आएगा, मेरे फादर से आएगा, दूसरा मेरे मदर से आएगा। इस 46 की बात किया तो जो एक मेरे फादर से आ रहा है और जो मेरे मदर के पास से आ रहा है ना, ये मदर के पास से जो आ रहा है वो जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह 46 क्रोमोसोम सेट्स में अरेंज्ड है, हर एक सेट्स में अरेंज्ड है कि एक क्रोमोसोम मेरे को फादर से आया, एक क्रोमोसोम मेरे को मदर से आया, सेट्स में अरेंज है ना। और एक सेट में 2 क्रोमोसोम है, वो हूबहू सेम है। तो 22 जो पेयर्स है वह पूर्णतः सेम रहते हैं। जो 22 पेयर्स जो है वह पूर्णतः सिमिलर रहते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिसाइड होते हैं। अगर आपको पता होना चाहिए, एक मेल के पास X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है और एक फीमेल के पास Y क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। इस कारण से अगर जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनको हम लोग सेक्स पेयर क्रोमोसोम बोलते हैं। इतना आया। तो एक सेट में 2 क्रोमोसोम सेट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक ह्यूमन जो है उसमें क्रोमोसोम्स कैसे हैं? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है, मतलब 2 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में अरेंज्ड है। इस कारण से ह्यूमन को अपन लोग क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड कंडीशन पाई जाती है। ऐसे ही टेप्टम में शुरुआत में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो टेप्टम पहले डिप्लॉयड होता है, लेकिन जैसे जैसे एंथर मैच्योर होना स्टार्ट करता है तब उस डिप्लॉयड कंडीशन में उस एक सेट में 2 क्रोमोसोम से ज़्यादा, एक सेट से ज़्यादा सेट्स देखने को या क्रोमोसोम इंक्रीज होने में देखने को मिल जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन लोग पॉलीप्लॉइडी। तो टेप्टम शुरुआत में डिप्लॉयड होता है और उसके बाद वह पॉलीप्लॉइड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट ऑफ क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन हुआ, ऐसा ही सिमिलर सेट दूसरा बना होगा, दूसरा सेट ऐसा ही बना होगा। अब देखो, डिप्लॉयड कंडीशन से एक डिप्लॉयड डॉटर सेल बनाना, एक्चुअली 2 डिप्लॉयड सेल्स बनाना, एक डिप्लॉयड सेल से डिवीजन हो करके 2 डॉटर सेल्स ऐसे बनाने जिसके पास सिमिलर क्रोमोसोम सेट्स में प्रेजेंट रहेंगे, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या हुआ? प्रेजेंट है वह 2 डॉटर न्यूक्लियस बनाया और इस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। अगर उस डिप्लॉयड कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाए तो वह कंडीशन डिप्लॉयड से ज़्यादा हो जाएगी। देखो, एक इंक्रीज हुआ, ट्रिप्लॉयड कंडीशन हुआ, 4 हुए, टेट्राप्लॉयड हो जाए, बहुत सारे हो गए, तो मैं क्या बोलूँगा? पॉलीप्लॉयड कंडीशन। तो टेप्टम में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि, शायद आपको दिख नहीं रहा था, हाँ, तो टेप्टम में आपको देखने की बात करूं कि क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हुआ है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीटाइनी। क्या बोलते हैं? पॉलीटेनी। तो पॉलीटेनी से कहने का मतलब यह है कि इस टेप्टम में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, है ना। पहले वह डिप्लॉयड था, अब वह पॉलीप्लॉयड हो गया। अब आप देख सकते हो कि एक चीज़ ध्यान रखे ना, एक चीज़ आप लोग ध्यान से अच्छे से ध्यान पर रखे रहेंगे कि ये जो पॉलीप्लॉयड या पॉलीटेनी कंडीशन है ये पेपर में ज़रूर से आते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान पे रखे रहना।
तो एक एंथर में एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर में भी टेप्टम लेयर है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल है। देखो जनरली कंडीशन में टेप्टम की बात करें तो यह सिंगल लेयर्ड मिलता है। कैसा मिलता है? सिंगल लेयर्ड मिलता है। यह कैसे मिलता है? सिंगल लेयर्ड मिलता है। जनरली टेप्टम की बात करेंगे तो यह सिंगल लेयर्ड रहता है। लेकिन अगर मैं दो जीनस की बात करूं जिसको अपन लोग बोलते हैं निकोडिया, निकोडिया याद रखे ना, निकोडिया एंड कॉस्टम, निकोडिया और कॉस्टम में हमारे पास टेप्टम की सिंगल लेयर ना होकर के टेप्टम के बहुत सारे लेयर्ड होते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टेप्टम इज मल्टी लेयर्ड। टेप्टम मल्टी लेयर्ड किस में रहता है? निकोडिया और कॉस्टम में। इस चीज को आप लोग ध्यान पे रखे रहोगे। ठीक, अब टेप्टम की बात और कर लेते हैं। तो टेप्टम कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स को सिक्रीट करता है करके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स सिक्रीट करने का काम कौन करेगा? टेप्टम। मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। यह माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। कैसे बना इसको छोड़ दो, अभी इस माइक्रोस्पोर को कैसे बना इसको छोड़ दो। आप ध्यान बस इतना रखे रहोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल बने और माइक्रोस्पोर्स। मैं आगे आगे बताऊंगा कि कैसे बनाए। इस पूरे सैक्स लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। इसमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स है। अब ये माइक्रोस्पोर्स कैसे रहेंगे? इस माइक्रोस्पोर्स को पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। एंथर को अपन लोग माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं। अच्छा, मैं टेप्टम की बात कर रहा था। अब ये टेप्टम लास्ट में गायब हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा जब एंथर मैच्योर होगा। एब्जॉर्ब करेगा पानी, जब फूटना रहेगा उसको तो मैच्योर होगा, तो एब्जॉर्ब करेगा और फूटेगा और डायसेंस करेगा। कहाँ से फूटेगा? स्ट्रोमियम से फूटेगा। और कैलोस थिकनिंग एंडोथीशियम में नहीं पाई जाती। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखे रहना। अब देखो मिडिल लेयर्स जनरली 2 to 3 लेयर्ड होता है मिडिल लेयर्स। लेकिन कुछ स्पीशीज, कुछ फैमिलीज में, प्लांट के फैमिलीज में ये मिडिल लेयर एब्सेंट होते हैं। ध्यान में रखने वाली बात। ठीक ठीक। लेमनिएसी फैमिली और एक फैमिली का नाम क्या है? लेमनिएसी और नजार्डिएसी फैमिली। नजार्डिएसी फैमिली में, दोनों ही फैमिली में मिडिल लेयर्स कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो मिडिल लेयर्स आर एब्सेंट इन ये दोनों स्ट्रक्चर में। ये दोनों स्ट्रक्चर में मिडिल लेयर्स एब्सेंट होते हैं। अब मिडिल लेयर्स 3 से 4, जनरली तो 2 to 3 लेयर होते हैं। 3 से 4 लेयर जो है वो हम लोगों को एक और जीनस में देखने को मिला है, होलोप्टिला, है ना। होलोप्टिला में आप लोगों को और हमको देखने को मिला होलोप्टीलिया होता है। इस मिडिल लेयर्स का 3 to 4 लेयर स्ट्रक्चर। तो देखो आप, एक पॉलन ग्रेन में हमारे पास कितनी वैरायटी हो गई। ठीक। एक मेंबर हम लोगों ने पढ़ा अभी, एरिथ्रोबियम। नहीं आइए, आर्सियोथोबियम है। तो आर्सियोथोबियम में हम लोगों ने
आर्सियोथोबियम में हम लोगों ने मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पढ़ा, अभी जस्ट अभी पढ़ा। तो आर्सियोथोबियम में जो एपिडर्मिस होता है, इसमें हम लोगों को एक एपिडर्मिस के पास में एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो इस एपिडर्मिस में हम लोगों को थिकनिंग देखने को मिलता है, वो भी फाइब्रस थिकनिंग। किसमें? आर्सियोथोबियम में। देखो एंडोथीशियम में हमारे पास फाइब्रस थिकनिंग था, लेकिन एपिडर्मिस में केवल सिंपल टिश्यू है, सिंगल लेयर्ड है और कुछ नहीं है। लेकिन इस वाले प्लांट में, इस प्लांट को हम लोग स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। पैरासिटिज्म तो जानते हैं ना, मच्छर, मॉस्किटो की बात करें वो पैरासिटिक है कि होस्ट को नहीं मार रहा है लेकिन फूड उससे ले रहा है, पैरासाइट। तो ऐसे ही इसको हम लोग सबसे छोटा पैरासिटिक एंजियोस्पर्म बोलेंगे। तो वो आपका ये वाला प्लांट है। इसमें कंडीशन ये है कि एपिडर्मिस में फाइब्रस थिकनिंग देखने को मिलेगा। इस फाइब्रस थिकनिंग को अब एपिडर्मिस ना बोल करके उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथीशियम। क्या बोलेंगे? एक्सोथीशियम। तो एक्सोथीशियम कंडीशन इस वाले प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखे रहना, आप लोग लिखे रहना उसको। एंडोथीशियम में हम लोगों को कैलोज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और सेलुलोज के फाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। तो सेलुलोज फाइबर्स देखने को हम लोग को मिलेगा किसमें? एंडोथीशियम में। इस कारण से वह ठीक है। ठीक, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग लिख लो। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर क्लियर नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। कब मैसेज करी भाई? अभी करिए। क्लियर दिखे तो बताना। जितना चीज़ मैं बताया वो तो समझ में आया ना? तुरंत बता देना भाई, मेरे पास कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है।